कुछ तो बोली थी। पूकी बोलते हैं उसको। एक वर्ड सिखाई पूकी। ठीक है, तो आज हमारा है पहला दिन पॉडकास्ट का। ऐसे झूठे ये एक हो चुका है, बट ये जो महाशय हैं ये हमारे पहले आमंत्रित इंसान हैं। तो ये पॉडकास्ट बेसिकली साइंस वाले लोगों के लिए जो साइंस में ही आता है। अच्छा। तो मतलब ऑन अ सीरियस नोट, सीरियस होके बात करते हैं। हाँ, तो उनके लिए है जो कि कोरिया आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, बट वो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे जाएं, कैसे करें, या कोरिया जाएंगे तो वो वर्थ है कि नहीं, मतलब वहाँ प्रोफेसर्स कैसे होंगे या काम कैसे करेंगे। तो उन चीज़ों के लिए बहुत सारे लोग आएंगे इस पॉडकास्ट में जो कि साइंस से रिलेटेड हैं। एंड बाद में मैं और भी सब्जेक्ट्स के लिए करूँगी, बट फ़िलहाल मैंने साइंस से स्टार्ट किया क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ। एंड आज हमारे साथ है संजय, डॉक्टर संजय, पहला बार बोली, डॉक्टर संजय, जो कि हानयांग यूनिवर्सिटी में है पोस्ट डॉक के पोजीशन पे। एंड ये कीड़ा का आवाज़ प्लीज़ इग्नोर करें। हाँ, पर तो इंट्रोडक्शन देते हैं इनका। आप हानयांग यूनिवर्सिटी से हैं, बट आपका मेजर क्या है, आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, किस लैब में हैं, उसके बारे में बताइए। स्कूलिंग कहाँ से हुआ है? बैचलर्स। स्टार्ट करें? हाँ बोलिए। चलिए, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल सलोनी सिंह के लिए कि मैं इनका मतलब पहला पॉडकास्ट में मैं ही इनवाइट हूँ। और कोई चीज़ जानने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से हूँ और मेरी स्कूलिंग या फिर एजुकेशन कहाँ से हुई, उसके बाद किस किस कंट्री में मैं पढ़ा या फिर कहाँ से कहाँ आया, ये मैं बताता हूँ। तो मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से हूँ। इलाहाबाद पहले उसको बोलते थे, अभी प्रयागराज बोलते हैं। तो स्कूलिंग मेरी वहीं से हुई, मतलब क्लास 10th एंड 12th। उसके बाद मैं अंडर ग्रेजुएट के लिए कानपुर गया, वहाँ से मैंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और फर्दर उसके बाद मैं मास्टर करने NIT सूरतकल गया, जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका। वहाँ से मास्टर्स किया मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग में। फिर उसके बाद मैं PhD करने के लिए ताइवान गया। ताइवान भी बहुत अच्छी कंट्री है PhD के लिए, बहुत सारे इंडियंस वहाँ से भी PhD करते हैं। वहाँ मैं एक मतलब जो कैपिटल सिटी है ताइवान की, ताइपे, वहाँ से मैंने PhD किया और 2019 में वहाँ गया था। फिर 2022 में वहाँ से PhD कंप्लीट करके निकला। मेरी PhD जो थी उस मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थी, और बेसिकली मैं स्ट्रक्चरल कंपोजिट मटेरियल पे काम करता था वहाँ। और उसके बाद जॉब करने के लिए फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ बुसान आया, कोरिया, जो सब बोलते हैं कि वो सेकेंड ब्यूटीफुल सिटी है कोरिया की। हाँ, कोरिया की सेकेंड ब्यूटीफुल सिटी है सियोल के बाद, और पॉपुलेशन में भी सेकेंड नंबर पे है। तो वहाँ मैं 2 साल पोस्ट डॉक पे पोजीशन पे काम किया। जो वो यूनिवर्सिटी थी, वो एक्चुअली वो यूनिवर्सिटी इटसेल्फ इट वाज आइलैंड। तो क्या है कि वो बहुत ब्यूटीफुल थी। उस यूनिवर्सिटी का नाम था कोरिया मैरीटाइम एंड ओशियन यूनिवर्सिटी। एंड आई थिंक that was the first national university of Korea. So yeah, it was founded. University nahi? No. I mean to say that like that was the first national university. When the university was going to convert it into the national institute. Okay, national institute. So that was the first national institute to be converted after the World War II. Okay. Yeah. So वहाँ से मैं मतलब 2 साल वहाँ जॉब किया, और काफ़ी अच्छी सिटी है। अगर आप लोग को जाना है तो वहाँ जा सकते हो। और वहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लाइक पुसान नेशनल यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैं 2024 में वहाँ से यहाँ मूव किया, अगस्त में, फर्स्ट सितंबर को यहाँ ज्वाइन किया। और अभी मैं यहाँ मतलब हानयांग यूनिवर्सिटी में। और जैसे कि आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, हानयांग इज़ द वन ऑफ द टॉप मोस्ट prestigious university of the world and as well as Korea.
So it comes under sixth rank In Korea? Yes. 163 around 163. Yeah. Now the QS ranking is 163. like 159 in 2026 QS ranking. और यहाँ मैं अभी पोस्ट डॉक पे ही काम करता हूँ, मतलब पोस्ट डॉक हूँ, लेकिन पोस्ट डॉक के साथ साथ मैं टीचिंग भी करता हूँ, लाइक लेक्चरर। तो अभी यहाँ जो मेरा So काम I है, have a question here. Whoever comes for postdoc, नहीं फर्स्ट पीएचडी के बारे में नहीं, जैसे आप अभी बोले कि आप टीचिंग भी करते हैं और पोस्टडॉक भी है, तो जो भी आते हैं वो कंपलसरी है टीचिंग करना नहीं, या नहीं, फिर नहीं। आपका चॉइस है? हाँ, ये एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ टीचिंग मतलब कंपलसरी नहीं है, और मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर जिनके अंडर में आप काम करते हो, क्योंकि पोस्ट डॉक में जब आप यहाँ आते हो तो पोस्ट डॉक का क्या है कि किसी सीनियर प्रोफेसर के अंडर में रहते हो, आइदर एसोसिएट या फिर फुल प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट डॉक हायर करते हैं। तो अब जैसे वो आपको देखते हैं कि मतलब ये टीचिंग कर सकता है कि नहीं, और ये कंपलसरी नहीं है। मोस्टली प्रोफेसर प्रेफर करते हैं कि वो टीचिंग नहीं देते हैं, क्योंकि रिसर्च में क्या, क्योंकि हायर करते हैं वो रिसर्च के लिए, तो अगर टीचिंग करोगे तो उसमें अलग टाइम जाता है, तो रिसर्च फोकस तो डाइवर्ट हो उसकी सकता है। सैलरी भी अलग होती है या फिर नहीं मिलती है? अगर टीचिंग आप करते हो तो सैलरी अलग से मिलती है। वो एक्चुअली प्रोफेसर्स के उतना सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन क्या है कि वो आपको वो डिपार्टमेंट डिफ़र करता है सैलरी, और पर क्लास सैलरी मिलती है। और यहाँ का जो कोर्स वर्क है उसमें जैसे क्रेडिट्स होते हैं, अगर कोई 2 क्रेडिट का कोर्स वर्क है तो उसमें केवल 2 आवर्स अ वीक पढ़ाना पड़ता है। और अगर कोई 3 क्रेडिट का कोर्स है, जैसे 3 क्रेडिट के कोर्स हैं, तो उसमें 3 आवर पर वीक पढ़ाना पड़ता है। तो ये है। और अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है कि रिसर्च लाइफ और टीचिंग लाइफ दोनों मेंटेन करना, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आपको मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, लाइक आप स्किल डेवलप करना चाहते हैं आपका टीचिंग में प्लस रिसर्च का। बट कोरिया है, इट्स नॉट एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, बट योर स्टूडेंट्स आर कोरियन, सो हाउ डू यू टीच देम? So mostly here in the university, like in several university there are several courses in Korean. So those courses are compulsory, not elective courses. So in most of the university, those are the foreign professors. I don't know, means many foreign professors, but for my university, like in Hanyang, I usually teach to the master and PhD student, not to the undergraduate student, because the undergraduate courses are in the Koreans, right? So mostly foreign professors or foreign lecturers, they usually give the courses in English, and those are mostly limited to the master and PhD student. क्योंकि मास्टर और PhD स्टूडेंट के लिए इंग्लिश यहाँ मतलब अब मैंने नहीं जानता कि हाँ कंपलसरी है कि नहीं, लेकिन आना चाहिए, क्योंकि सारे रिसर्च पेपर से सब इंग्लिश में होते हैं, ना तो इंग्लिश आना चाहिए। हाँ। और क्या है कि हो सकता है कि इनको इंग्लिश बोलना उतना फ्लुएंट ये ना जानते हों, लेकिन समझते हैं, सारा समझते हैं, तो एग्ज़ाम लिख सकते हैं और आपकी मतलब आपका लेक्चर समझ सकते हैं। ओके। तो फिर जैसे आप इंग्लिश में पढ़ाते हैं, आपको सैलरी भी अलग से मिलती है, तो मतलब आपका लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में क्या सोचना है? जैसे बहुत लोग आते हैं कि हमें अपना पैसा लगाना पड़ेगा, कोरिया बहुत महंगी कंट्री है, इंडिया से तो महंगा है, खाना भी महंगा है, रहना भी महंगा है, सब चीज़ महंगा है। तो आपको जितनी सैलरी मिलती है, मिला जुला के जितनी भी मिलती है, आपका यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में क्या कहना है? जैसे क्योंकि आप सिंगल नहीं हैं, आप अभी अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं, तो आप 2 लोग हैं, तो आई थिंक आप ही अपनी वाइफ के साथ सारा खर्चा आप उठाते हैं, तो कितना अफोर्डेबल है, क्या दिक्कत होती है, या सेविंग आप कर पाते कि नहीं, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? तो यहाँ मतलब एक्सपेंसेस जो हैं वो तो देखिए 2 टाइप्स के हैं। मतलब अगर कोई पोस्ट डॉक है, पोस्ट डॉक तो जॉब है, तो उसका अलग है, और जो स्टूडेंट है उनका अलग है। तो मतलब आप ये क्लियर करेंगे कि आप क्या पूछना चाहती हैं स्टूडेंट्स के लिए? नहीं, स्टूडेंट आपके केस में, क्योंकि आप पोस्ट डॉक हैं,
स्टूडेंट को तो ऐसे ही कम सैलरी मिलती है, बट पोस्ट डॉक स्टूडेंट नहीं होता है, वो एक जॉब कर रहा है। तो और मतलब वो डिफरेंट होता है, जैसे आप जॉब भी, आप पोस्ट डॉक भी हैं, आप टीचिंग भी कर रहे हैं, तो आपको आपकी सैलरी जो पोस्ट डॉक है उससे थोड़ी ज़्यादा होती होगी। प्लस आप अकेले नहीं रहते, आप अपनी वाइफ के साथ रहते हैं। तो जो भी बहुत लोग होते हैं पोस्ट डॉक में जिनका पूरा परिवार होता है, तो वो भी सोचते हैं कि जाएं कि नहीं जाएं। तो आप क्या सजेशन देंगे? तो एक्चुअली जितना सैलरी मिलता है या फिर जितना टीचिंग में एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं वो सफिशिएंट है यहाँ रहने के लिए, और उसमें कुछ सेविंग्स भी कर सकते हो। अगर आप जैसे आप घर लेते हैं यूनिवर्सिटी के नज़दीक, तो इट्स ऑब्वियस कि बहुत कॉस्टली रहेगा। लेकिन मेरा घर तो यूनिवर्सिटी के नज़दीक ही है, लेकिन क्या है कि जितनी मुझे सैलरी मिलती है या फिर जितना मुझे टीचिंग से मिलता है वो सफिशिएंट है, मोर देन इनफ। इवन दो आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस यू कैन सेव सम मनी। सो आप मतलब आप 2 लोग हैं, उसमें सफिशिएंट होता है, आप सेविंग भी कर लेते हैं। बट यूजुअली यहाँ पे जो कोरिया है ये मीट ईटिंग कंट्री है, मतलब वेजिटेरियन, या बीफ भी खाते हैं, पोर्क भी खाते हैं। तो आप यूजुअली आप कुक करते हैं घर पे। बहुत लोग होता है कि जो कुक करते हैं घर पे उनका और ज़्यादा पैसा बचता है, क्योंकि रोज़ बाहर से खाना, मतलब आई थिंक एक खाना का इंडियन रुपीज़ में 300 से 500 रुपया खर्च होता है। अगर आप बाहर से कुछ भी, मतलब सबवे ही खा लिए, तो एक ब्रेड ही, सैंडविच ही खा लिए, तो 200 से 300 500 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो आप कैसे खाते हैं आप, मतलब क्योंकि मेरा पैसा नहीं बचता, तो आप अपने बारे में बताइए। एक्चुअली जब मैं बुसान में था या फिर जब यहाँ आया था नया, तब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो एक्चुअली तो फिर क्या था कि थोड़ा, मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, मेरी वाइफ जो है वेजिटेरियन। तो क्या है कि अब देखिए यहाँ वेजिटेरियन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम तो है, लेकिन इतना भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको रेस्टोरेंट में खाना मिलता है, और अगर किसी आप नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में जाते हैं, कुछ चीज़ें वेजिटेरियंस जो होती हैं या फिर कुछ चीज़ों में जैसे सी फूड हो गए वो लोग डाल रहे हैं, तो उनको आप ना काउंटर पे मना कर सकते हैं, तो वो आपको ये वेज बना के देंगे। बट उसके लिए कोरियन आनी चाहिए मोस्टली। अगर आप कन्वर्ट करके भी बता रहे हो, मतलब गूगल हाँ, ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट करके बता रहे हो कि मुझे ये नहीं चाहिए। जैसे कुछ लामेन होते हैं उसमें जैसे सीवीड ये डाल देते हैं, सीवीड या फिर सी फूड, तो आप मना कर दो कि मुझे सीवीड और सी फूड नहीं चाहिए, तो वो उससे हो जाता है। लेकिन मोस्टली जो वेजिटेरियन है वो प्रिफर करते हैं कि रूम पे खाना बनाएं। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा आपके लैब के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, जैसे मेरे साथ भी पर्सनली हुआ था कि मैंने अपना लैब चेंज किया था जब मैं मास्टर्स में थी, क्योंकि मेरा उस प्रोफेसर से अच्छा रिलेशन नहीं था और उसने थोड़ा बहुत कुछ मेरे को बोला भी था, तो मैं दूसरे लैब में शिफ्ट कर गई थी। तो आप यूजुअली लैब में थोड़ा शॉर्ट में बताइए कि आपका लैब क्या काम करता है, एंड आपके प्रोफेसर से कैसा रिलेशन है, मतलब वो आपको अंडरस्टैंड करता है कि नहीं, आपका वर्क कल्चर वहाँ पे अच्छा है कि नहीं, आपको लैब में काम करते हैं बट फिर भी आपको अपने लिए टाइम मिलता है कि नहीं, आप दिन भर लैब ही में रह जाते हैं, जैसे मेरे साथ ऐसा होता है। तो आपके लैब में क्या सिचुएशन? एक्चुअली पहले मैं ये आपके क्वेश्चंस को डिवाइड करता हूँ कि मतलब किस चीज़ पे मेरा लैब काम करता है। एक्चुअली मेरा लैब 70% एंड 30% डिवाइडेड है। जो 30% है वो मोस्टली ये स्ट्रक्चरल कंपोजिट मटेरियल पे काम करता है। बट ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चरल कंपोजिट मटेरियल जो डिवाइडेड 70% है उसमें अप्लीकेबल नहीं। मेरा जो लैब है उसका नाम है, अभी तो मतलब नाम भी हो सकता है कि फ्यूचर में या फिर अभी चेंज कर दिए हैं, उसका नाम है मल्टी फंक्शनल डिज़ाइन एंड कंपोजिट लैब, राइट? आई थिंक यू हैव सीन इट। तो क्या है कि उसमें कंपोजिट स्ट्रक्चर पे बेसिकली काम करते थे लोग, लेकिन अभी सेमीकंडक्टर पैकेजिंग पे काम कर रहे हैं। तो जो और ये मेरी लैब मैकेनिकल वाले वो पोस्ट ऑफिस के पास आपने दिखाया, हाँ, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, वो अलग वीडियो है। हाँ, तो क्या है कि मेरा जो लैब है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। तो जो कंपोजिट मटेरियल्स है, स्ट्रक्चरल कंपोजिट मटेरियल, वो बेसिकली मैकेनिक्स पे काम करता है। तो जो मैकेनिक्स के फंडामेंटल हैं अभी वो सेमीकंडक्टर में अप्लाई करके उस सेमीकंडक्टर पैकेजिंग में वो सारे फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स लगा रहे हैं। तो वो शिफ्ट हो गई है लैब और कम्प्लीटली ऑलमोस्ट मतलब यह है कि स्ट्रक्चरल सेमीकंडक्टर पैकेजिंग पे काम करते हैं। और मोस्टली जैसे मैकेनिकल हो गया,
ये तो थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन हो गया है, तो अगर आप लोगों को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो बहुत लोग होंगे जो इस सेमीकंडक्टर इस फील्ड हाँ के लोग भी पैकेजिंग में देख काम रहे करते हैं होंगे। उनके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो क्या है कि ये जो लैब है ये इनके बहुत सारे कोलेब्रेशन है, जैसे सैमसंग से है, एसके आपके हाइनिक्स लैब से, के? हाँ लैब के कोलेब्रेशन है, जैसे सैमसंग से है, एलजी से है, एसके हाइनिक्स से है। तो ये जो सारे हैं ये चिप पे काम करते हैं, जो सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लस चिप पे काम करते हैं। तो बेसिकली तो कोरिया में जो है अभी ये जो नया ट्रेंड चला है टेक्नोलॉजी का, ये सेमीकंडक्टर पे काम करना चाह रहे हैं, जो चिप है या फिर चिप मैन्युफैक्चरिंग या सेमीकंडक्टर पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रहे हैं। इसलिए ये लैब इस फील्ड में काफ़ी नामी है। तो आपके प्रोफेसर का नाम क्या है? हक्सन किम, प्रोफेसर हक्सन किम। तो वो बहुत फेमस होंगे। हाँ ये बहुत फेमस हैं, क्योंकि ये सीनियर साइंटिस्ट भी थे सैमसंग में। हाँ तो इनका काफ़ी मतलब सेमीकंडक्टर में अभी इनको लोग काफ़ी कोरिया में जानते हैं। मैं जिनको नहीं पता है, कोरिया में आप लोगों को सबको पता होगा कि कोरिया की कंपनी है ये सैमसंग, एलजी। एंड कोरिया में ऐसा लोग सोचते हैं कि जो सैमसंग या एलजी में काम करते हैं उन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, क्योंकि उनकी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं जो भी सैमसंग और एलजी में काम करते हैं। और इनके जो प्रोफेसर है वहाँ पे वो साइंटिस्ट थे एंड वो बहुत काफ़ी फेमस है। तो आई थिंक बहुत अचीव किया है उन्होंने अपने लाइफ में। तो ये इतना जो भी, तो आपका अपने प्रोफेसर के साथ कैसा रिलेशन? हाँ, जो सेकंड क्वेश्चन था आपका कि प्रोफेसर के साथ कैसा रिलेशन है, एक्चुअली प्रोफेसर हक्सन किम वो काफ़ी जेनरस हैं और इनके अंडर में मेरे पहले 2-3 इंडियन काम कर चुके हैं। तो आप पहले इंडियन नहीं हैं? नहीं, मैं पहला इंडियन नहीं हूँ, इसके पहले 2 इंडियन काम कर चुके हैं। और एक अच्छी बात है कि उसमें से एक इंडियन वहाँ की थी, महाराष्ट्र की, और वो अभी सेजांग यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रोफेसर है। तो इनके अंडर पहले 2 साल, शायद वो हनयांग यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी की थी। उसके बाद मेरे प्रोफेसर के अंडर में 2 साल पोस्ट डॉक थी, 2 या 3 साल पोस्ट डॉक थी। उसके बाद रिसर्च प्रोफेसर अभी सेजांग यूनिवर्सिटी यहीं है बगल में, वहाँ है। और रिलेशन मतलब अच्छा है, काफ़ी जेनरस हैं। और एक्चुअली आप ये जानते होंगे कि जो हानयांग यूनिवर्सिटी है वो रिसर्च टाइप की यूनिवर्सिटी है, तो रिसर्च तो करना पड़ेगा मतलब डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो लोग मोस्टली यहाँ जो प्रोफेसर्स हैं वो रिसर्च पे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है मतलब लैब में? एक्चुअली लैब में ऐसा कोई, देखिए एक तो टाइमिंग होती है लैब की, मोस्ट ऑफ द लैब की टाइमिंग्स होती हैं जो सबको फॉलो करना चाहिए। तो जो मेरे लैब की टाइमिंग है वो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्ट्रिक्टेड है, लेकिन ये है कि प्रोफेसर से कंट्रोल, हाँ मतलब प्रोफेसर से पहले आना ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली उनका एक सेट है टाइम, जैसे 9:30 to 6 मेरे लैब में होता है, लेकिन आपको फ्रीडम है। अगर कुछ आपको चाहिए, अगर कोई काम है या फिर कहीं जाना है, तो आप प्रोफेसर को या फिर लैब में जो इंचार्ज होते हैं जो कोरियन, उनको आप बोल सकते हो। जो वो बहुत इस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप उनको बोल के जाते हो, मतलब उनको जानकारी होनी चाहिए ना कि अगर वो ये है कहाँ, क्यों नहीं आया, क्या हो गया, कहाँ जा रहे हैं, प्रॉब्लम है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें उनको जानकारी होनी चाहिए। तो प्रोफेसर आपका केयर करता है? हाँ, प्रोफेसर केयर करते हैं। और ऊपर से जैसे आपको कभी मेडिकल का कुछ ज़रूरत पड़ गया तो आप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो, जो लैब के कैप्टन्स हैं या फिर तो प्रोफेसर। जो लैब है वो मतलब काकाओ जैसा व्हाट्सएप है इंडिया में, हाँ, काकाओ से मतलब कांटेक्ट करते हैं, आप लोग कनेक्टेड रहते हैं? हाँ, अगर कोई आपको दिक्कत है तो वहाँ बोल सकते हो उस ग्रुप में और फिर जा सकते हो। तो ओवरऑल मतलब एज अ फैमिली टाइप आप लोग लैब हाँ, में मोस्टली फैमिली टाइप के ही मतलब इन्वायरमेंट है। और अब देखिए लैब टू लैब डिपेंड करता है आपका भी कैसा रिलेशन है और आप कैसे पर्सन्स हैं, वो लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं। मोस्टली कोरियंस बहुत सॉफ्ट होते हैं। और एक बात ये फॉरेनर्स सोचते हैं या इंडियन सोचते हैं कि जो कोरियन है वो मे भी ये फील करते हैं कि वो डरते हैं या फिर बात नहीं करते। ये एक्चुअली प्रॉब्लम इस चीज़ का है ना कि उनको इंग्लिश आती है, वो समझ भी सकते हैं, लेकिन
मतलब एक टाइम पे उनको वर्ड नहीं मिलता, तो इसलिए वो नया हाँ, लैंग्वेज होता है हाँ। तो वो आता है बट मेरे मुंह से सेंटेंस नहीं निकल नहीं ये रहा, मेरे से इसीलिए। कोरियन में होता था जब Words मैं नहीं सीखती मिलते थी। उनको। तो इसीलिए वो लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं बात करने में। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप बात करोगे तो वो लोग करते हैं। तो जैसे आप बोले कि हानयांग यूनिवर्सिटी कोरिया में आपका दूसरा यूनिवर्सिटी, आप पहले किसी और यूनिवर्सिटी में थे। हाँ हाँ। तो आपको इंडिया में रह के आपको कैसे पता चला, आप क्यों डिसाइड किए कोरिया आने का, आप क्यों उस मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में गए, फिर वहाँ से आप यहाँ कैसे शिफ्ट किए, कैसे प्रोफेसर को ढूंढे, आप क्या सोच के गए? हाँ, एक्चुअली मैं यहाँ आने से पहले ताइवान में पढ़ा हूँ, मेरी पीएचडी ताइवान से है। तो मैं एनआईटी सूरतकल में था, और वो एनआईटी लाइक आई थिंक सेकेंड नंबर की एनआईटी है इंडिया की, या फिर थर्ड नंबर की है। तो वहाँ मोस्टली इन्वायरमेंट जो है ना स्टूडेंट्स का, इधर वो सेट है कि मतलब कंपनी में जाना है या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन के लिए जाना है। और मेरे केस में क्या था कि मैं वहाँ साउथ इंडिया में है, आप लोग जानते होंगे। तो फिर जब मैं वहाँ इंटर किया तो पहले ईयर में तो मुझे मतलब ऐसा कुछ था नहीं, मुझे जानकारी उतना थी नहीं जैसे सब लोगों को होता है नॉर्मली कि क्या करना है आगे। जब सेकेंड ईयर में मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया वहाँ मास्टर्स में, तो मेरा प्रोजेक्ट डिसाइड हुआ कि कंपोजिट पे काम करना है। तो उसके बाद मैं वहाँ एक मेरे मतलब सीनियर थे, वो पीएचडी कर रहे थे वहाँ उस डिपार्टमेंट से। तो उनके अंडर में मैं जब काम करने लगा तो मुझे जानकारी हुई कि कैसे क्या करना होता है। फिर एक्सपेरिमेंटल वर्क होने लगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा डे बाय डे जानकारी हुई, तो मुझे पीएचडी में इंटरेस्ट आने लगा उनको देख के, क्योंकि वो पीएचडी कर रहे थे, वो सिखा भी रहे थे। बहुत हम्बल पर्सन है, अभी वो इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो वहाँ से जानकारी हुई उन्हीं के थ्रू, क्योंकि वो कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं आउटसाइड, जैसे उस टाइम इंडिया से बाहर। जैसे जब मैं था तो वो कॉन्फ्रेंस में गए थे सिंगापुर और यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया गए थे। तो वहाँ से कॉन्फ्रेंसेस में मतलब कम्युनिकेशन होता है लोगों से, तो फिर जानकारी होती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे कैसे मालूम चला कि उन्हीं के थ्रू, उनका एक फ्रेंड वहाँ था नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वहाँ से मैंने पीएचडी किया है। तो उनके थ्रू मुझे मालूम चला, तो उनके फ्रेंड से मैंने बात किया कि प्रोसीजर क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसके थ्रू मुझे मालूम चला कि कैसे अप्लाई करना है, फिर कैसे जाना है। ताइवान से जब आपने पीएचडी की तो जैसे मेरे को जहाँ तक पता है वहाँ पे भी मैंने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी होती है ताइवान की, तो आप उसके थ्रू गए थे या फिर आप सीधे यूनिवर्सिटी में आपको कुछ स्कॉलरशिप मिली थी या प्रोफेसर से फंडिंग मिली थी? एक्चुअली वहाँ एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो मोस्ट यूनिवर्सिटी को फंड करती है। उसमें बहुत सारे टाइप के स्कॉलरशिप होते हैं। यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्ट वो स्कॉलरशिप देगी, बट यूनिवर्सिटी ऐसे स्कॉलरशिप नहीं देती है। वो आपके पॉइंटर्स या फिर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, ये सारा चीज़ उनका एक एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है। अभी मैं बताता हूँ आपको। तो जो मेरी स्कॉलरशिप थी, अभी तो वहाँ स्कॉलरशिप बढ़ गई है शायद 18,000। हाँ पैसे बताने का जरूरत। हाँ वही नहीं, पैसा जो है कि हाँ बहुत ज़रूरी है पैसा बताना क्योंकि जो हाँ लोगों को मालूम चलेगा तभी तो वो मोटिवेट होंगे, समझेंगे कि हाँ मेरा खर्च निकलेगा कि नहीं, कितना बचा सकते हैं। तो उसमें वहाँ ताइवान में 3 टाइप की स्कॉलरशिप हैं, और मोस्टली वो ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटी में सिमिलर या फिर लिटिल बिट डिफरेंट होगा मनी में। तो जो मेरा यूनिवर्सिटी था उसमें मुझे फुल स्कॉलरशिप मिली थी। फुल स्कॉलरशिप का ये मतलब है कि आपका ट्यूशन फी नहीं लगेगा, फी व्यूअर रहेगा। और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए वो 18,000 ताइवान डॉलर पर मंथ देंगे, जो ऑलमोस्ट अभी मतलब शायद 1 ताइवान डॉलर 3 रुपये के बराबर हो गया है, या फिर जब मैं गया था तो 2.5 रुपीज़ का। तो वही ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलेगा। और जब 15,000 मिलता है तो आप वहाँ 2 तरीके से रह सकते हैं, या इधर वो डॉम होते हैं, मोस्टली वो डॉम आपको देते हैं, वहाँ सफिशिएंट डॉम है। तो अगर डॉम में रहते हो आप, तो आप 20-30 हज़ार इंडियन रुपीज़ जितना मिलता है उसमें बचा सकते हो खाने के अलावा। 20,000 इंडियन रुपीज़ बन जाएगा। हाँ, 20,000 जो पीएचडी है, वो पीएचडी के ड्यूरेशन में भी कुछ आप मनी सेव कर सकते हो। और अगर हाँ, वहाँ का एक और फ़ायदा है, वहाँ जो डॉम है ना, वहाँ किचन है, कॉमन किचन है, तो उसमें आप स्लॉट बुक करके
अपने स्लॉट में खाना बना सकते हो। तो ऐसे भी मनी सेविंग कर सकते हो। जैसे कोई वेजिटेरियन है, सिमिलर सिचुएशन है, सारे जगह लोग मीट खाते हैं, तो उसमें क्या है कि आप ताइवान में जब जाते हो, जब वेजिटेरियन हो तो वहाँ एक ऑप्शन है किचन का डॉम में, तो डॉम में रहो, उसकी फीस बहुत कम है, तो वहाँ खाना बना सकते हो प्लस फीस कम है। हाँ, सिमिलर कोरिया के जैसा। तो आपको और कुछ पूछना है उसके बारे में? पूछना है। तो आप मतलब इंडिया से आप यहाँ आए, बट फिर मैरीटाइम से आप हानयंग में क्यों शिफ्ट किए? आप वहाँ सबसे पे पहले भी तो कर पूछ सकते दो हैं। ये ढूंढे कैसे। हाँ, एक्चुअली हाँ, पीएचडी के बाद तो ढूंढे एडमिशन कैसे? का जो प्रोसीजर है NTUST का ताइवान का, वो ये है कि उसमें आपको जैसे वहाँ 2 टाइप के एडमिशन है, विदाउट IELTS और विद IELTS। विदाउट IELTS का एक प्रोसीजर है अलग से, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हो उसमें सारे कोर्सेज जो हैं वो इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। इसका आपको सर्टिफिकेट देना होगा। इवन दो ये सर्टिफिकेट आप दे देते हो, लेकिन आप IELTS तो दिए नहीं उनको, तो उनके यहाँ जाने के बाद आपको इंग्लिश टेस्ट देना है। अच्छा। आपको इंग्लिश टेस्ट का सर्टिफिकेट उनको देना ही है ग्रेजुएशन के पहले। अगर आप पहले नहीं दिए हो तो बाद में दे सकते हो। और दूसरा ये है कि एडमिशन का जो फॉर्म है बिल्कुल सिंपल है, उनका ऑनलाइन आता है, हर ईयर में 2 बार आता है, तो आप चेक कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे जाके, और वो दिखता है वहाँ। और क्या बोलते हैं कि उसमें 2 रिकमेंडेशन लेटर बहुत ज़रूरी होता है प्रोफेसर से। हाँ, जो प्रोफेसर्स के जो 2 रिकमेंडेशन लेटर बहुत ज़रूरी होता है, जो इंडिया के प्रोफेसर्स हैं। और ये एडमिशन के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हो अगर आप मास्टर और PhD के लिए जा रहे हो, जब आपका वहाँ कोई अंदर प्रोफेसर रेडी हो आपको लेने के लिए। मतलब ये पहले से ढूंढ के हाँ, रखना पहले से पड़ेगा। आपको ढूंढ के रखना पड़ेगा। जैसे आप मास्टर किए हो तो तो ये PhD के लिए कैसे ढूंढते लोग? ईमेल करके या हाँ, ईमेल करोगे तो वो ईमेल करो और फिर हाँ, सिंपली ईमेल करो कि मतलब आप जिस पे काम करते हो अपना रेफरेंस दो, और आप अपने से रिलेटेड रिसर्च के प्रोफेसर्स वहाँ खोजो और उनको ईमेल करो, अप्रोच करो। और ताइवानीज बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत काइंड होते हैं, तो वो लोग रिप्लाई करेंगे। कोरिया में भी यही सेम चीज़ हाँ, है? सेम है। और कोरियन में मीन्स कोरिया में भी सिमिलर है, और कोरियन प्रोफेसर्स भी रिप्लाई करते हैं। बट अगर वो नहीं करे रिप्लाई, मतलब नहीं Interested इंटरेस्टेड नहीं हाँ, है, तो जो फिर आप interested रहता हाँ, है जो तब। इंटरेस्टेड रहेगा वो रिप्लाई करेगा। तो जैसे बेसिकली जैसे मैं जब ईमेल करी थी, जब मैं कोरिया आने वाली थी, तो मैंने कम से कम आई थिंक 75 से भी ज़्यादा ईमेल किए थे। उसमें से मेरे को 4 लोगों ने रिप्लाई किया था। आपका क्या था? आपने कितने लोगों को किया था? एक्चुअली मैंने मुश्किल से या आप कॉन्टैक्ट से गए थे? मैं नहीं, कांटेक्ट से नहीं, मैंने खुद से खोजा था। कांटेक्ट बस इतना था कि वो यूनिवर्सिटी बता दिए थे कि यहाँ अप्लाई करो, ओके। बस इतने कांटेक्ट था। ओके। और उसके बाद मैं एक्चुअली मेरा एक जगह और हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया में, लेकिन वहाँ मैं गया नहीं था। मुश्किल से मैं 5 दोनों यूनिवर्सिटी मिला के मुश्किल से 5 प्रोफेसर्स को ईमेल किया था। तो उसमें से मुझे 2 प्रोफेसर्स का, जैसे NTUST में मैंने 3 प्रोफेसर को ईमेल किया था, तो उसमें से 2 लोगों का रिप्लाई आया था। तो उसमें से दोनों लोग लेने के लिए तैयार थे, लेकिन जिनके अंडर में मैं पहले PhD किया हूँ वो ऑन द स्पॉट बोल दिए थे कि इफ़ यू विल बी सेलेक्टेड बाय द स्कूल एंड डिपार्टमेंट देन आई कैन होस्ट यू। ओके। होस्ट मीन्स ही कैन गाइड मी। दैट मीन्स इनडायरेक्टली ही सेड ओके यू अप्लाई इट, आई विल सी इट। तो उनके पास ही अल्टीमेटली फॉर्म जाता है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे ना तो उसमें आपको प्रोफेसर्स चूज करने होते हैं, प्रेफरेंस ऑफ प्रोफेसर्स, लाइक इनके अंडर हाँ 3 होते हैं, तीनों के जो आपको प्रेफरेंस देना है। तो जो ये नहीं लेगा तो ये लेगा, ये नहीं लेगा तो ये लेगा। हाँ, लेकिन मोस्टली अगर वो आपको बोले हैं ईमेल में तो वो यहाँ का हाँ, यही बात है, चाहे ताइवान हो चाहे कोरिया हो, ये लोग अगर बोले हैं तो आपको रखेंगे। ओके। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, जो भी प्रोसीजर था इंडिया और जो भी आप ताइवान और कोरिया में पढ़े, उसमें क्या डिफरेंस लगता है आपको? क्योंकि आपकी साइंस है, और जैसा मेरा एक्सपीरियंस है कि इंडिया में अभी भी बहुत डेवलपमेंट बाकी है, जैसे प्रोजेक्ट्स लेना या फंड्स लेना,
तो जैसे कोरिया में इतना फंडिंग है, हम लोग को सैलरी भी मिल जाती है, हम लोग पीएचडी स्टूडेंट है, मास्टर स्टूडेंट है, प्रोजेक्ट्स पे भी काम करते हैं। इंडिया में इतना एक्सपोजर, इतना डाइवर्सिटी नहीं मिलता है। तो आप उसके बारे में, आप अपने फील्ड के बारे में मतलब क्या सोचते हैं कि क्योंकि लोग कोरिया आके पढ़े या ताइवान जाके पढ़े, वो इंडिया से बेटर है या नहीं है, जो भी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो देखिए, ये वेल नोन है, जैसे आपने बोला कि फैसिलिटी का प्रॉब्लम है, राइट। इनडायरेक्टली फंडिंग मीन्स फैसिलिटी का प्रॉब्लम है। तो सीखने के लिए तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। जो इंडिया है, वो जो हमारा टीचिंग का सिस्टम है, जो कोर्स वर्क होते हैं, वो बहुत स्ट्रांग है। तो हमको मेंटली डेवलप किया जाता है। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल का काम है तो हमारे पास हम लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, हम लोग थ्योरेटिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि हमको थियरी पढ़ाई जाती है। और मेजर डिफरेंस मुझे ये दिखा, क्योंकि देखिए थ्योरी तो यहाँ भी पढ़ाई जाती है, या फिर ताइवान में भी थ्योरी पढ़ाई जाती है। लेकिन एक मेजर ये डिफरेंस है इन मतलब ताइवान, इंडिया और कोरिया में। आई डोंट नो अदर कंट्री, लेकिन ये है कि जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे अंडर ग्रेजुएट, हमारे यहाँ थ्योरी बस पढ़ाई जाती है, लास्ट ईयर में 1 ईयर प्रोजेक्ट होता है, या फिर 6 मंथ, कहीं कहीं यूनिवर्सिटी वेरी करता है। बट इनके यहाँ 2 ऑप्शन है। वो आइदर वो बोलते हैं कि अंडर ग्रेजुएट तुम मतलब जॉब के लिए जाओ, या फिर जिसको रिसर्च करना है, या फिर जिसको एजुकेशन में जाना है, जिसमें मतलब जिसको अपने रिसर्च में कंट्रीब्यूशन करना है, उनके यहाँ ये ऑप्शन होता है कि सेकेंड ईयर से ही आप लैब ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ ये है कि आपको टीचिंग के साथ साथ ये एक्सपोजर मिल रहा है कि आप एक्सपेरिमेंट अंडर ग्रेजुएट के सेकेंड ईयर से ही कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये मेजर डिफरेंस है। यहाँ चाहे हानयांग यूनिवर्सिटी, चाहे कोरिया मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, या फिर नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो सारे जगह सिमिलर था। तो यहाँ के स्टूडेंट जो हैं वो थ्योरी के साथ साथ एक्सपेरिमेंटल वर्क सीख जाते हैं सेकेंड ईयर में। तो वो फर्दर प्रोसीड करते हैं, वो मतलब ज़्यादा सीखते हैं। तो मतलब जैसे इंडिया में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कम है, इसीलिए लोग जैसे कुछ और काम करने लगते हैं, जो भी साइंस से पढ़े होते हैं, इंजीनियरिंग पढ़े होते हैं। कोरिया में या ताइवान में ऐसा नहीं, मतलब यहाँ बहुत सारा ऑप्शंस है कि हम रिसर्चर बन जाएं, हम इस कंपनी में चले जाएं, या इंडिया में ऐसा है? अब देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। जो अपनी कंट्री है वो अंडर ग्रेजुएट को इतना प्रेफरेंस देती है, जो कंपनीज हैं, जैसे कोई कंपनी हो, IIT NIT अब ले लीजिए, वहाँ से वो अंडर ग्रेजुएट को मोस्टली उठाती है, राइट। मास्टर को सेकंड प्रेफरेंस देती हैं, फिर PhD को देती हैं। ऐसा मतलब वो उनका वो चैनल है, स्मूथ बना है। तो फिर क्या है, लेकिन इन कंट्रियों में अलग चीज़ है। यहाँ देखिएगा कि मोस्टली स्टूडेंट जो है मास्टर करना चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली जो कंपनी है वो मास्टर को प्रेफर करती है कि आप मास्टर किए हो तो ज़्यादा अच्छे। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। बट अपनी भी कंट्री में जो टेक्निकल नॉलेज होता है अंडर ग्रेजुएट का, वो काफ़ी साउंडिंग होता है। लेकिन वही है कि एक्सपेरिमेंटल लैक थोड़ा होता है, लेकिन वो जाके कंपनी पे, इसीलिए तो इंडक्शन प्रोग्राम चलाते हैं कि आप सीखो पहले। यहाँ क्या है, कंपनी के लिए फिट बंदा निकलता है, सेकेंड ईयर से ही सीख रहा है, मास्टर में और सीख जाएगा। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। तो कोरिया में आपको जितने भी साल, इतने साल हो गए आप काम कर रहे हैं, तो आप 5 स्टार में से कितना रेटिंग देंगे? मतलब कितना अच्छा है ओवरऑल, मतलब एजुकेशन मिला के, काम मिला के, आपका लिविंग एक्सपीरियंस जो है मिला के, आप मतलब कितना स्टार देंगे 5 में से? अच्छा, कोरिया का तो कोरिया में अब देखिए, अब स्टार की बात है तो इसमें आधा हो सकता है कट जाए, क्योंकि वो सबकी प्रॉब्लम है, मेरी ही नहीं, राइट। लैंग्वेज बैरियर इट्स ओके। हाँ, खाने का, फूड का जो है वो तो मैं आपको मतलब 4.5 दे सकता हूँ। ये तो ज़्यादा दिए है। ये तो बहुत ज़्यादा दिए, क्योंकि देखिए लैंग्वेज बैरियर का कोई ऐसा नहीं है। जैसे मैं बुसान में काम करता था ना, तो वो लोग बोलते थे, मुझे समझ में आता था। वो लोग, देखिए आपको पेशेंस रखना होगा उनको समझने के लिए, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम जैसे आपको ही बता दिया जाए, जैसे आप हिंदी बोल रहे हो और आपको मराठी नहीं आती या फिर तमिल नहीं आती, तो आप टूटी मोटी तमिल या फिर मराठी बोलोगे, राइट, कि अभी सीख रहे हो। तो ऐसा इनका भी है, फर्स्ट टाइम तुमसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं इनको आती नहीं। इनको पेशेंसली सुनोगे ना तो वो ज़्यादा आपसे क्लोज हो।
मैं यही तो सीखा, है। हाँ मैं यही सीखा हूँ। बट ये ह्यूमन नेचर है, ये कहीं भी जाओ ऐसा हाँ। ही होगा। जैसे समझ देखिए, सुनोगे जितना उतना समझोगे ना उनको, थोड़ा उनको टाइम दो। मैं ऐसे ही करता था जब वहाँ के स्टूडेंट थे। अभी मैं पिछली लैब में ऑलमोस्ट 15 स्टूडेंट थे जिनको मैं अनऑफिशियली गाइड करता था। ऑफिशियली प्रोफेसर गाइड करते थे, मतलब ये है कि वो मेरे साथ काम करते थे। तो लेकिन ये है कि उनको भी इतनी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन मैं पेशेंसली उनको सुनता था। जैसे एक ही बात वो 10 मिनट लेंगे बोलने के लिए, पूरा समझाने के लिए। जैसे उनका कुछ चीज़ें हैं तो पूरा समझाने के लिए 5 मिनट 10 मिनट लेंगे, तो आपको समझने के लिए उनको टाइम देना पड़ेगा। और जब अगर आप उनको टाइम देते हो तो आपसे काफ़ी क्लोज हो जाएंगे। तो यही है बस। तो आप 4.5 स्टार देंगे। और ये तो वेल एंड गुड है कि अगर आप उनकी लैंग्वेज सीख जाते हो तब तो एकदम मस्त ही बात है। इतना जैसे मस्त नहीं लाइफ था। सलोनी का है। हाँ, मेरा लाइफ है ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरा कोरियन तो आता है। नहीं, कोरियन आता है, बट कितना भी कोरियन आ जाए, आप यहाँ पे पले बड़े नहीं है तो जो भी साइंटिफिक टर्म्स होते हैं जैसे प्रोटीन, अब प्रोटीन को वो बोलते हैं थम्बेक्टिल, ये मेरे को रहते रहते पता चला है। ये मेरे को नहीं, बैक्टीरिया को घ्यून, ये सब वर्ड जो होते हैं नहीं समझ में आता। तो क्लास में भी बहुत सारी चीज़ नहीं समझ में आएगी, जो भी होता है अगर आप कोरियन क्लास करेंगे तो। लेकिन जनरल लाइफ अच्छा चलता है। जनरल लाइफ अच्छा रहता है। ये लोग बहुत प्रेज भी करते हैं कि हाँ कोरियन आता है, ये वो ऐसा भी होता है। पर हाँ इनके क्लोज जाना है तो पेशेंसली इनको सुनो या फिर कोरियन सीखो। सीखो। एंड कोरियन मतलब कोई भी लैंग्वेज सीखो, वो सीखने से ज़्यादा जब तक आप बोलोगे नहीं या उस, क्योंकि मेरा कोरियन मैंने भी सीखा था, क्योंकि मैं जीकेएस में हूँ, मैं 1 साल कोरियन सीखी हूँ, बट मेरे से बोला नहीं। सेम मेरे साथ होता था, मेरे को आता था समझ में बट मेरे मुंह से सेंटेंस नहीं बनता था। बट फिर मैं लैब में गई, क्योंकि सब कोरियन है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था कोरियन बोलने के अलावा, तो मैं वही बोलते बोलते मैं सीख गई बोलने के लिए। तो कोरियन थोड़ा लैंग्वेज बैरियर होता है, खाने का दिक्कत होता है, क्योंकि हम ये इंडिया नहीं है, ये आप कहीं भी जाइए ऐसा ही होगा। एडजस्ट कर जाएंगे, जैसे 2-3 महीने 4 महीने रहेंगे, 6 महीने, 1-2 सेमेस्टर एडजस्ट। बट मैं कोई बता भाग जाते हैं। अरे मैं बताता हूँ, मेरे एक दोस्त आए थे, उनका घर है झारखंड में। वो पीएचडी करने आए थे वहाँ KMOU में, मेरी लास्ट यूनिवर्सिटी में। अरे भाई वो प्योर वेजिटेरियन थे। वो लगभग 3 महीने ब्रेड और ये जो सारी चीज़ें घर से नहीं लाए थे, बस उसी पे चले थे। तो ख़त्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? फिर धीरे धीरे शुरू किए, जब ख़त्म हो गया तो शुरू किए। ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं खा सकते, बहुत सारी वेजिटेरियन चीज़ें मिलती हैं। अब जैसे मेरे वाइफ को ही ले बट लीजिए। ढूंढना पड़ता है। हाँ एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और नहीं, हाँ, वही और बात। उसके बाद वो तंग होके लोग खुद कुक करना स्टार्ट कर देते हैं कि सीख खुद जाए। से ही बनाएंगे। तो आज हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोग जो भी इस फील्ड के लोग हैं, सेमीकंडक्टर्स पे, या जो भी PhD करना चाहते हैं, पोस्ट डॉक करना चाहते हैं, और हमें आज कोरिया के बारे में नहीं, मतलब ताइवान के बारे में भी बताया इन्होंने। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर इंडिया में नहीं है तो बाहर भी है। एंड जो भी बाहर, ऑफ कोर्स आप बाहर जाके पढ़ेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिलेगा जो कि इंडिया में नहीं भी सीख पाते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू ये thank सारी you. चीज़ें बताने के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंसान के साथ, नेक्स्ट एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड प्लीज़ Bye-bye, कीप bye-bye. वॉचिंग, बाय। बाय बाय।